1989 में मैं डेटोना बीच, फ्लोरिडा में रहता था। मेरे पिता चर्च में एक पादरी थे और माँ चर्च में ही गाना गाती थी और मैं उस समय छोटा बच्चा था। आप कह सकते हैं कि हम एक अच्छे ईसाई परिवार से थे। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे आते थे। इसी नेकदिली की वजह से एक बार मेरे पिता की जान जाने वाली थी यदि मैं उनके साथ नहीं होता। एक दिन आर्मांड बीच से हम अपने दादा दादी के घर से ग्रेनाडा ब्रिज पर यात्रा करते समय हमें कार रोकना पड़ा क्योंकि पुल को नीचे किया जा रहा था। मेरे पिता ने वहीं एक महिला को देखा। वह महिला मेरे पापा से लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो वह महिला खुश नजर आ रही थी, लेकिन फिर वह मुझे पिछले सीट पर देखती है तो उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है और वह मना कर देती है। लेकिन मेरे पिता के कहने पर वह मान जाती है और वह अंदर आ जाती है। हम उसे शहर के एक बार तक ले आए। जब वह कार से उतरी तो मेरे पापा को ही बुरा भला कहने लगी। थोड़ी चिड़चिड़ी और घबराई हुई लग रही थी। उसने कार से उतरते वक्त कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे साथ वह बच्चा है, क्योंकि मैं उस समय बच्चा ही था तो मुझे ठीक से याद नहीं। शायद वह मेरे बारे में बोल रही थी। उसे छोड़ हम अपने घर पहुँचे। दूसरे दिन जब मेरी मम्मी पापा टीवी देख रहे थे तो सामने टीवी में उसी औरत की तस्वीर थी। समाचार चल रहा था। उसी महिला का स्केच टीवी पर दिखाया जा रहा था जिसे हमने पुल पर लिफ्ट दिया था। एंकर कह रहा था कि उसका नाम एलिन वुरनोस था और वह मर्डरर है। शायद अगर मैं उनके साथ कार में नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं उत्तरी फ्लोरिडा में अपने माँ और अपने कुत्ते के साथ रहने वाला 15 साल का लड़का हूँ। हम एक छोटे से अपार्टमेंट परिसर में स्थित 2 मंजिला अपार्टमेंट में रहते थे, जो एक पुराने कब्रिस्तान के ठीक बगल में है। वह कब्रिस्तान क्लियर दिखता था। मैं 3 बजे तक स्कूल से आ जाता था और मेरी माँ 5 बजे से पहले घर नहीं आती थी, क्योंकि वह भी बाहर काम करती थी। वह मुझे रिसीव करके फिर 1 आध घंटे के लिए काम चली जाती थी। खैर, कहानी की ओर देखते हैं। उस दिन मैं अपने घर में अकेला था। मेरी मम्मी को आज देर होने वाली थी। दूसरे बच्चों की तरह मुझे घर पर अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे बिना किसी इंटरप्शन के वीडियो गेम खेलने का मौका मिलता। यही कोई लगभग 6:30 बजे का टाइम हुआ था
मेरा कुत्ता भौंक रहा था, इसलिए मैंने उसे टहलने के लिए ले जाने का फैसला किया। जब मैं सीढ़ियों से गुजर रहा था तो मैंने सुना कि मेरे सामने वाले दरवाजे के बाहर किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। उसकी सांसें भी ऐसी थी जैसे कोई दौड़ के आया हो, बहुत गहरी, जैसे सांसें फूल रही हो। उसे देख मैं डर गया था। मैंने देखा कि एक लंबा बिना कपड़े का आदमी अपना चेहरा सीधे दरवाजे के शीशे को दबाए खड़ा था। उसकी उम्र 50 लगभग की थी और हाइट 6 से 7 फुट की होगी और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और बड़े चश्मे पहने हुए थे। डर के मारे मैंने वहीं पड़ा बड़ा सा चाकू उठा लिया और बोला, कौन हो, चले जाओ वरना मार दूंगा। मैंने उसे डराना चाहा कि वह चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, इसलिए मैं उसके जाने का वेट करने लगा। अब लगभग 7:30 बज चुके थे। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए मैंने फैसला किया कि शायद अब बाहर जाना सुरक्षित होगा। उस खौफनाक आदमी का भी कोई निशान नहीं था, तो मैं और मेरा डॉग बाहर निकल गए। टहलने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं थी, तो हम दोनों सीधे कब्रिस्तान की ओर ही चल पड़े। रास्ता आज कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रहा था, फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेले नहीं हूँ। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मेरे डॉग के कान खड़े हो गए थे और उसने चलना बंद कर दिया था। उसने झाड़ियों की ओर भौंकना शुरू कर दिया। मैंने झाड़ी में झुक के देखा तो वहाँ वही आदमी खड़ा था जो कुछ देर पहले हमारे घर पर आया था। वही बड़ी दाढ़ियों वाला आदमी। उसके पास लाल बैग था और वह कुछ खोद रहा था। मैंने और ध्यान से देखने की कोशिश की तो मुझे नज़र आया कि ज़मीन से कुछ बाहर निकला हुआ है जो किसी इंसान के पैर के जैसा लग रहा था। उसने अचानक मुझे देख लिया और एक भयानक और लंबी सी स्माइल करके फावड़ा उठा के चला गया। उसकी स्माइल ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी पैदा कर दी। मैं तुरंत वहाँ से निकला और अपने घर लौट आया। मेरी मॉम घर आ चुकी थी। मैंने अपनी मॉम को सारी बात बताई उस आदमी के बारे में। मॉम ने पुलिस बुलाई और अगली सुबह कब्रिस्तान में पुलिस पहुंच चुकी थी। उस जगह पर कुछ खुदाई भी की गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। आज हम वहां से शिफ्ट हो चुके हैं। आज भी मैं उस आदमी के बारे में सोचता हूँ, क्या वो पकड़ा गया या मर गया या जिंदा है, मुझे नहीं पता, लेकिन डर आज भी लगता है। यह कहानी जो मेरे चाचा ने उनके मरने से पहले बताई थी। मैं
इस घटना का प्रूफ नहीं दे सकता, क्योंकि यह कहानी मैं आपको मेरे चाचा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। यह बात है 1980 की, जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अपने साथ उसकी दोस्त की शादी में ज़बरदस्ती ले गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड दुल्हन की अच्छी दोस्त थी। वेडिंग एक फॉर्म में होनी थी। अफ्रीका में अक्सर शादियां फार्मों में ही आयोजित की जाती थी। एक बड़े से सुंदर हरे भरे खेत को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया था। मीलों तक फैला एक फार्म और चारों ओर घिरा घना जंगल। भले ही हमें यहाँ आने में 3 घंटे लग गए थे, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखने लायक था। मेरा वहाँ कोई जान पहचान नहीं था, ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था। फिर भी मैंने वहाँ बहुत अच्छा समय गुजारा। मैंने वहाँ डांस भी किया, हालांकि पहले मैं कभी नहीं नाचा था। धीरे धीरे रात होने चली थी, अंधेरा बढ़ने लगा था। डांस फ्लोर पर नाचते नाचते मैं बुरी तरह थक चुका था। मेरे पैरों में दर्द होने लगा था और थोड़ी दूर जाके बैठ गया। अगर मैं आपको फॉर्म के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो फॉर्म में 35 से 40 गज की दूरी पर पेड़ों की कतार थी और डांस फ्लोर के चारों तरफ ब्राइट रोशनी थी। लेकिन जहां मैं बैठा था वहां तक लाइट नहीं पहुंच रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैं यहाँ बैठकर अपने पैरों पर हाथ फेर रहा था कि सामने कुछ दूरी पर कोई परछाई या कोई साया किसी चीज को घसीटती हुई दिखाई दी, जैसे कोई किसी बॉडी को घसीट रहा हो। धुंधली रोशनी में देख पाना कठिन था। ध्यान से देखने पर उसने चमकीले पीले रंग की दुल्हन की जैसी ड्रेस पहना हुआ था। जब मैंने देखा तो मुझे हंसी भी आई। शायद कोई ज़्यादा ही पी लिया होगा। मुझे लगा मैं जाकर लोगों को बता दूं, लेकिन मैंने भी तो पी रखी थी। नशा खत्म होने पर खुद ही वापस आ जाएगी। कुछ घंटे एंजॉय करने के बाद हमने शादी का जश्न छोड़ दिया और घर लौट आए। लेकिन 2 दिन बाद मुझे जो पता चला वो सुन मेरे पैरों से जैसे ज़मीन सरक गई। उस दिन वेडिंग नाइट में दुल्हन की सहेलियों में से एक लापता थी। पुलिस को बताया गया पूरे जंगल में केवल इंसानी मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे, यहाँ वहाँ। किसने किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं। उसके शरीर के सभी हिस्सों को भी बरामद नहीं किया गया था। मर्डरर का भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मुझे कई वर्षों तक गिल्टी महसूस हुई। उस रात अगर मैं लोगों को वह बात बता देता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। अभी वह 20 साल की भी नहीं थी। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन उसका अंत टुकड़ों में हो गया।